हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज का मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। करंट अफेयर्स आपको पता ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ओवरऑल मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोसीडिंग लेक्चर में हम लोग डील करेंगे इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और समझते हैं कि अगर कोई एक कंट्री है उसकी फॉरेन पॉलिसी किन किन बातों पे तय करती है। ये जरूरी नहीं है इंडिया के लिए, ये उन सारे कंट्रीज के लिए वैलिड होगा जिसकी हम फॉरेन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन हाँ आपको बता देता हूं कि फॉरेन पॉलिसी अगर आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं फॉरेन पॉलिसीज को। ओके, तो देखिए, नेशनल इंटरेस्ट यानी डोमेस्टिक इंटरेस्ट, अपने घर की बात यानी अपने नेशन की बात, अपने नेशन के इंटरेस्ट को किसी दूसरे पड़ोसी कंट्री या फिर अदर कंट्रीज से ज्यादा तवज्जो देना, उसको क्या कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट या फिर डोमेस्टिक इंटरेस्ट। ओके, तो इस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है। हिस्ट्री यानी हिस्ट्री कैसी रही है कौन से कंट्री की और हिस्टोरिकल कैसा मैचअप है दूसरे कंट्री के साथ, उसके अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी तय होती है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ओके, किस टाइप की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, क्या उसके साथ कोई सी रूट तय हो रहा है, क्या बिल्कुल लैंड लॉक्ड है, तो उस तरीके से आपका क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी तय होती है। ओके, कल्चर का कोई ये मिला जुला असर है नहीं है, जैसे कि इंडिया की बात करो तो अरब कंट्री के साथ बहुत अच्छा कल्चरल टाई अप नजर आता है, तो उस तरीके से कल्चरल वैल्यूज कैसी हैं दोनों कंट्रीज की, वैसी बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे कि पॉलिटिकल वो कितने स्टेबल हैं एंड प्लस में किस टाइप की सरकार है वहां पे, उस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो तय होता है। डायोस्पोरा की अगर बात करें तो जैसे इंडियन डायोस्पोरा की बात करें तो इंडियन लोग कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि यूएसए में ज़्यादा रहते हैं, यूएई में रहते हैं, तो वहाँ पे इंडिया का रिलेशन वहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे अच्छा देखोगे। पब्लिक ओपिनियन की बात करो कि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि पब्लिक कैसा सोचती है, उसके अकॉर्डिंग भी फॉरेन पॉलिसीज तय होती हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अभी आप बात कर सकते हो मोदी गवर्नमेंट की, और चाइना की बात करो तो शी जिनपिंग, और अमेरिका की बात करो डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बिडेन, दोनों में डिफरेंसेज आपको नजर आएंगे। ओके, तो लीडरशिप भी बहुत रोल प्ले करती हैं फॉरेन पॉलिसीज में। ओके, तो ये तो ओवरव्यू हो गया, किसी भी कंट्री में ये वैलिड होता है। ओके, तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, लेकिन अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था आज का टॉपिक था इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इंडियन एक फॉरेन पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल। ओके, तो इंडिया की गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है उसकी बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में जाएं, जो बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसको अगर आप देखो तो वहां पे आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको बताया हुआ है कि इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ओके, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and encourage settlement of international dispute by arbitration। तो ये चार प्रिंसिपल आपको गिवन है आर्टिकल 51 में, तो यहां से आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। ओके, चलिए, प्रिंसिपल आपने बता दिया, अब हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही कैसे है, टाइम फ्रेम में आएंगे हम लोग। ओके, तो चलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पे मैं अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको समझेंगे। एक तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, देन सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, एंड देन देखेंगे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
डोमेस्टिक की बात करूं तो क्या, डोमेस्टिक की बात करूं तो जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर होने वाली जो चीजें हैं ना, ओके, इंडिया के अंदर होने वाली वो सारी चीजें वो आपकी क्या कहलाएंगी, डोमेस्टिक कहलाएंगी। ओके, यानी इंडिया के इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हुए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक पॉलिसीज। ओके, तो ये बात हो गई डोमेस्टिक की। सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक है कि फॉरेन में जो चीजें चल रही हैं उसको ख्याल में रखते हुए इंडिया में जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ओके, फॉरेन पॉलिसीज, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये रहा इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। तो अगर बात करें कि यहां है हमारा क्या है, चाइना, तो चाइना में कैसी उथल पुथल हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपना फॉरेन पॉलिसी यहां पे तैयार किया, तो उसको सिस्टमैटिक बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम यहां पे यूएसए की बात कर लें, ओके, तो यूएसए बात करो तो उसकी उथल पुथल को देख करके हमने अपना क्या किया, यहां पे फॉरेन पॉलिसीज बनाई, तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक बताएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से डोमेस्टिक आप समझ गए, सिस्टमैटिक समझ गए। इंडिविजुअल की बात करें तो क्या, इंडिविजुअल की बात करें अगर आप इंडिया की बात करो तो जैसे नरेंद्र मोदी की बात कर सकते हो, तो नरेंद्र मोदी की जैसी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज तय होती है। इसी तरीके से बात करते हो जवाहरलाल नेहरू टाइम के इंडियन फॉरेन पॉलिसी कुछ अलग थी और अभी कुछ अलग है, इंदिरा गांधी टाइम पे कुछ अलग थी। ओके, तो हम वो सारे फैक्ट लेकर के चलेंगे और समझेंगे ये जो तीन चीजें हैं ना, डोमेस्टिक, सिस्टमैटिक एंड इंडिविजुअल, इसको आप बेस मान लो और ये आपका बैकग्राउंड का काम करेगा ये वाला, और उसके बाद इसको बैकग्राउंड में समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंसर राइटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अब कैसे करेंगे हम लोग। देखो, अब उसी चीज को यहां पे क्या किया गया है, टाइम फ्रेम में बांध दिया गया है। ओके, आप देखो टाइम फ्रेम, ये 6 टाइम फ्रेम में बांध दिया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है और क्या कुछ चेंजेस आए हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो 1947 टू 62, देन 62 टू 71, देन 71 टू 91, 91 टू 98, 98 टू 2013 एंड 2013 से अब तक। ओके, वन बाय वन मैं सबको डील करने वाला हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले 1947 टू 62 डील करते हैं। वो किसके बारे में बात कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट की जरा बात कर लेते हैं यहां पे। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये, चलिए इसको देखते हैं। अब देखो 1947 टू 62 की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। तो सबसे पहले आप नॉन अलाइनमेंट को समझोगे। नॉन अलाइनमेंट क्या है, उसके लिए आप सिस्टमैटिक को देखिए। ओके, सिस्टमैटिक में देखो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर आप बात करो तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये जो वर्ल्ड है ना बाइपोलर हो गया था, यानी दो पोलर पावर में बट गया था। एक तरफ आप देखोगे यूएसए आपको नजर आएगा और दूसरी तरफ कौन नजर आ रहा था, यूएसएसआर। ओके, तो इन दोनों पावर की हम लोग बात करेंगे। और देखो यहां पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक में, यूएस वर्सेज यूएसएसआर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ओके, उस ये कोल्ड वॉर जो है उसके कारण क्या होता है, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे, उसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं अब आ जाता हूं डोमेस्टिक की बात करता हूं। ओके, तो देखिए मैं आ रहा हूं अभी नॉन अलाइनमेंट पे, पहले डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक की बात करो तो यानी घर की बात कर लेते हैं। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है और आजाद होने के बाद इंडिया में देखा गया क्या है, फूड क्राइसिस है, यानी खाने को अभी खाना नहीं है। ठीक है, लोग क्या हैं, पुअर हैं काफी ज्यादा, यानी पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हंगर की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है। इंडिया क्या है, अभी अंडर डेवलप्ड है, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है। ओके, तो आप सोचो कि इंडिया की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। इंडिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरीके से खाना लेकर के आया जाए, यानी फूड वगैरह का इंतजाम किया जाए, पॉवर्टी से कैसे निकला जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए पॉलिसी। अंडर डेवलप्ड हैं तो फिर थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए ताकि हम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री बन सके, एम्बिशन हमारी ऐसी होती है। ओके, तो इस कारण से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अपना पॉलिसी तय किया था। ओके, तो देखो सिचुएशनल चीजें जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग काम होता है। ओके, चलिए
तो डोमेस्टिक कंडीशन को हम लोग समझ गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, पॉलिसी बनेगी, है ना। समझ गए इतनी चीज को। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। सिस्टमेटिक की अगर बात करें, सिस्टमेटिक में अभी अभी मैंने कोल्ड वॉर एरा के बारे में बता दिया कि बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है, यूएसए एंड यूएसएसआर के बारे में बता दिया। ओके, अब देखो इंडिया के पास क्या सिचुएशन है। इंडिया के पास सिचुएशन ये रहा था कि या तो वो यूएसए को ज्वाइन कर ले या तो वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर ले। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना ही एक अलग स्टार्ट कर लिया। और उस टाइम की बात थी कि बहुत ढेर सारे कंट्रीज थी जो इंपीरियलिज्म जो थी ना उससे परेशान थी। ओके, तो इंपीरियलिज्म से जो कंट्रीज परेशान थी उन सबका साथ लेते हुए और उसका लीडर बनते हुए इंडिया ने क्या किया, नेम लेकर के आया। और नेम क्या है, नेम है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, वो लेकर के आया। तो यहां पे देखो इस पॉइंट को पढ़ो आप। इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कब की बात है, 1961 की बात है। तो यहां पे इंडिया क्या कर रहा है, लीड कर रहा है नेम में। ओके, तो आप समझ गए कि सिस्टमैटिक किस तरीके से इंडिया की पॉलिसी है। यानी इंडिया ना तो यूएसए के साथ रहेगा और ना ही यूएसएसआर के साथ रहेगा। वो अपना क्या करेगा, इंडिविजुअल रहेगा और किसी दोनों मतलब बाइपोलर के साथ अटैच नहीं होने वाला। ओके, तो ये पॉलिसी थी पहले की। ओके, और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया था। जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड आप पंचशील एग्रीमेंट की भी बात कर सकते हो। 5 पॉइंट वहां पे पंचशील एग्रीमेंट में है। ओके, उसको आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो या फिर आप नेम को तो मेंशन आप करोगे ही करोगे। ओके, तो देखो अभी तक मैंने बैकग्राउंड बता दिया और बैकग्राउंड को समझते हुए हम लोग क्या करते हैं, आउटकम पे आते हैं कि 1947 टू 62 क्या आउटकम निकला। देखो अभी तक आपने जो पढ़ा है वही सारी चीजें। इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर एंड बाइपोलर वर्ल्ड इंडिया चूज टू बी नॉन अलाइंड। यही तो बात करी थी ना अभी। ओके, देन सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, इंडिया फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट मिलिट्री। ओके, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्यों ध्यान दिया, इस पॉइंट को आप देख लो। डोमेस्टिक अपने यहां पे देख लो नीड को। ओके, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, मिलिट्री पे ध्यान नहीं दिया। और उसका कारण क्या होगा, उससे होगा क्या, मिलिट्री पे अगर ध्यान नहीं दिया उससे क्या होगा, आप देखोगे इंडिया चाइना वॉर होगा और इंडिया उसमें हार जाएगी बुरी तरह से। ओके, तो ये हमारा क्या है 1962 टू 71 की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी। ठीक है ना। अब रियलाइज होगा इंडिया को कि हमने क्या गलती कर दी, यानी मिलिट्री पे हमने पैसे खर्च नहीं करे तो ये हमारी क्या हो गई, गलती हो गई। तो वहां पे एक पर्सन आएंगे, वो होंगे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। और वो किस चीज का नारा देंगे, वो देंगे जय जवान जय किसान। ओके, जय जवान का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे क्या है, जय जवान जय किसान। जय जवान, जय जवान का मतलब क्या हुआ कि हम मिलिट्री को क्या करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहां पे उन्होंने जय जवान का नारा दिया। और जय किसान क्यों दिया, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी बनाना है। ठीक है, हमारे अभी फूड क्राइसिस में जी रहे हैं ना, तो फूड क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जय किसान का नारा दिया। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ओके, इस तरीके से इंडिविजुअल को समझना है। चलो डोमेस्टिक को भी समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स थी या फिर क्या कुछ चल रहा था। ओके, वो समझते हैं। उस टाइम पे आप देखोगे सोशल टर्मोइल था, वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आपको नजर आएगा। वॉर किसके साथ, तो सिस्टमेटिक में आप देख सकते हो वॉर अगेंस्ट चाइना 1962 में और वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान 1965 1971 में। तो काफी सारे वॉर उस टाइम पे हुए थे। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है सोशल टर्मोइल तो होना ही होना था। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उसके साथ उसी टाइम पीरियड में आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था। ओके, तो इससे जो मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो चलो वो कहीं ना कहीं ठीक है इसको प्रमोट कर रहा है। ओके, चलिए अब आउटकम की बात कर लेंगे कि आउटकम उसका क्या निकला। आउटकम ये निकला, आफ्टर द 1962 वॉर इंडिया मेड प्रैग्मेटिक चॉइसेज ऑन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। ऑब्वियसली बात है, अब इतनी बड़ी हार इंडिया ने हार ली चाइना के साथ, तो फिर उससे कुछ सीखने की बारी आ गई थी। ओके, तो ये बात करी गई है। सेकेंड अब बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया फेस्ड एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कश्मीर। अब देखो यहां पे आप पॉलिटिकल सिनेरियो को जरा समझना कि हो कैसे रहा है चीजें।
ठीक है, यहां पे क्या किया, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई थी ना, तो उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था और उसके लिए यूएसए एंड यूके ने इंडिया को कंपेल किया था। ठीक है, तो अब बात ये आई कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, बाइपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड में दो पोलर है, एक तरफ आपने पढ़ा था यूएसए है और दूसरी तरफ कौन है, यूएसएसआर है। ओके, और यहां पे देखो यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इंडिया के विपक्ष में जा रहा है थोड़ा बहुत, है ना, पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है और इंडिया के थोड़े विपक्ष में जा रहा है। तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया नाउ स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएसएसआर। ओके, तो यहां से आप देखोगे कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट कर लेगी। ओके, तो अब देखो कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। ओके, तो आप इसको समझते जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1971 टू 1991 की। तो इसमें बात हुई है ग्रेटर इंडियन रीजनल एसर्शन की। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। डोमेस्टिक की अगर बात करें तो डोमेस्टिक में आप देखोगे स्माइलिंग बुद्धा पोखरण वन की बात करी गई है, और उस टाइम पे सरकार किसकी थी, वो थी इंदिरा गांधी की सरकार। ओके, इंडिविजुअल में आप इंदिरा गांधी को मेंशन कर सकते हो। ओके, तो पोखरण वन जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करती हैं, ठीक है, तो देखो एक तो पोखरण की बात हो गई, और उसके बाद एक और बात कर सकते हो आप, इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, और वो लगभग आप किसके टाइम पे आप बात करोगे, वो राजीव गांधी के टाइम पे आप बात करोगे। राजीव गांधी के टाइम आते आते इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया देखने लगी थी। ओके, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोखरण वन के टाइम पे इंडिया देखोगे कि एक तरह से लीड कर रहा होगा, यानी ग्रोथ पाथ पे होगा, और राजीव गांधी के टाइम पे, यानी राजीव गांधी आफ्टर राजीव गांधी के टाइम पे आप देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया जूझ रहा होगा। ओके, तो इसकी बात यहां पे करी गई है, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिस्टमैटिक की बात करो, यानी आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया को आप जोड़ करके देखो तो इंडिया ने क्या किया था, लिबरेटेड बांग्लादेश, यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसको कि अभी बांग्लादेश बोलते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उभरी थी। ओके, तो चलिए, तो ये बात हो गई थी। तो अब देखिए कि आउटकम हमारा क्या निकला, वो बात कर लेते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की वजह से। ओके, तो देखो इंडिया शोड रिमार्केबल यूज ऑफ हार्ड पावर। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब क्या होता है, मिलिट्री यूज। इसी तरह से सॉफ्ट पावर का क्या क्या मतलब होगा, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि डायलॉग मैकेनिज्म, यानी दोनों बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायलॉग मैकेनिज्म होता है, वो सॉफ्ट पावर होता है, और जब मिलिट्री यूज करते हैं वो होता है हार्ड पावर। तो हार्ड पावर को यूज करते हुए व्हेन इट लिबरेटेड बांग्लादेश इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। ओके, तो ये बात कर ली गई। सेकंड क्या बात कर रहे हो आप, सेकंड है इंडिया ऑल्सो फेस्ड सैंक्शंस फ्रॉम यूएस एंड इट एलाइज आफ्टर कंडक्टिंग अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट इन 1974, जिसको हम पोखरण वन बोलते हैं। ओके, तो यूएस का सैंक्शन झेलना पड़ा था इंडिया को। तो अब क्या देखोगे, अब देखोगे कि जब इंडिया पे यूएस सैंक्शन लगा रहा है तो इंडिया फिर अगेन क्या करेगी, यूएसएसआर के ज्यादा करीब होती चली जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम अब देखना कि 1991 आते आते यूएसए का क्या हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, 1991 आते आते यूएसएसआर क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो इससे इंडिया को सबसे बड़ा घाटा होगा, क्योंकि इंडिया का उस टाइम का सबसे बड़ा मित्र कौन, वो यूएसएसआर, और यूएसएसआर का खुद कोलैप्स हो गया। तो अब इंडिया क्या होती है, बैकफुट पे आ जाती है। और इंडिया में दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाती है। ओके, तो चलिए उसी चीज की यहां पे बात करिए। इंडियाज क्लोज एलाई एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 कंपेल्ड इंडिया टू लुक अगेन एट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। अब क्या है कि आपका जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको फिर से मतलब लुक बैक करने की जरूरत पड़ेगी, यानी अभी तक जो आप कर रहे थे उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पूरा सिनेरियो ही अब चेंज हो गया। पहले बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, अब ऐसा सच नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर रहा ही नहीं। ओके, तो यहां तक की स्टोरी अभी तक आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं 1991 टू 98 की बात कर लेते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी ऑटोनॉमी बचाने की बात यहां पे चल रही है। ओके, अगर आप डोमेस्टिक की बात करो तो इंडिया में उस टाइम पे क्या आया था, एलपीजी रिफॉर्म आया था, यानी लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, वो चीजें इंप्लीमेंट करी गई थी। और सिस्टमैटिक की अगर बात करो तो सिस्टमैटिक में क्या था कि अब जो है वर्ल्ड यूनिपोलर हो गई थी, यानी सारी पावर आप देखोगे वो किसके पास थी, यूएसए के पास थी। ओके, सारी पावर यूएसए के पास, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी। तो इंडिया अब किस तरफ टिल्ट होगी, अब इंडिया थोड़ा बहुत टिल्ट होती हुई नजर आएगी आपको यूएसए की तरफ। ओके, तो अब देखो पहले क्या था इंडिया का रुख, आप ध्यान रखना पहले नॉन अलाइनमेंट वाला रुख था, उसके बाद यूएसएसआर के तरफ इंडिया का टिल्ट दिखा। अब किसकी तरफ दिख रहा है, अब यूएसए की तरफ दिख रहा है। ओके, तो देख रहे हो ना फॉरेन पॉलिसी का किस तरीके से मतलब चेंजेस यहां पे नजर आ रही हैं। और उस टाइम इंडिविजुअल की बात करो तो पीवी नरसिम्हा राव को आप जिक्र कर सकते हो। चलिए आउटकम पे आ जाते हैं। अब आउटकम क्या है, तो देखिए ये आप बात कर सकते हो, द एमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड लेड बाय यूएसए एनकरेज्ड इंडिया टू चेंज इट्स अप्रोच टू वर्ल्ड अफेयर्स। यानी यूएसए का अफेयर, ठीक है, यूएसए का जो इंटरफेरेंस होगा ना इंडियन चीजों में वो अब दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, आप देखते जाना। अब दिस इज अ पीरियड वेयर इंडिया रीच्ड आउट टू एंगेज द यूएस, इजराइल एंड आसियान कंट्रीज मोर इंटेंसिवली। आसियान कंट्रीज कौन सी हैं, आसियान कंट्रीज हैं हमारी कि जैसे कि मलेशिया हो गया, ओके, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। तो ये सारे जो कंट्रीज है ना, कंबोडिया हो गया, ठीक है, तो इवन इंडोनेशिया हो गया, ये सारे कंट्रीज कौन से हैं, आसियान कंट्रीज हैं। ओके, 10 कंट्रीज आते हैं आसियान में। ओके, तो उससे क्या हुआ, इंडिया का टाई अप नजर आ रहा है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये सारे जो कंट्रीज का मैंने नाम लिया था वो ईस्ट में ही तो आती है ना, तो इंडिया ने उस टाइम पे स्टार्ट किया था लुक ईस्ट पॉलिसी। ओके, तो चलिए अब डेवलपमेंट देखना, यहां पे लुक ईस्ट याद रखना। ओके, आप देखो ये लुक ईस्ट याद रखना। अब ये लुक ईस्ट क्या होगा, एक्ट ईस्ट में तब्दील होगा थोड़े टाइम में। इसके बाद आ जाता है 1998 टू 2013 जो बात करता है इंडिया अ बैलेंसिंग पावर। इंडिया को बैलेंसिंग पावर के रूप में जाना जाएगा। और यहां पे हम जो लीडर की बात करेंगे वो दो लीडर की बात करेंगे, वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे। ओके, तो चलिए इसको समझेंगे। चलो डोमेस्टिक में देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हुई। डोमेस्टिक में अगर आप बात करो तो पोखरण 2 उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। किसके टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, पोखरण 2 1998 में। ओके, और बात करो तो सिविल न्यूक्लियर डील 2008 किसके टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। ओके, तो इसकी बात कर लेंगे। ओके, चलो सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक में बात करेंगे तो अब देखोगे जैसे कि अभी अभी आपने देखा था कि पहले बाईपोलर था, फिर यूनिपोलर हो गया, और यूनिपोलर के बाद आप देखोगे कि यूएसए दिखेगा बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन बाय टाइम चाइना भी थोड़ा बहुत अब क्या करा है, राइज करना स्टार्ट कर गया है। ओके, तो राइज ऑफ चाइना आपको नजर आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि यूएसए इंडिया की तरफ थोड़ा टिल्ट होता हुआ नजर आएगा। किसको, चाइना को बैलेंस करने के लिए। समझ में आ गई ना बात। तो राइज ऑफ चाइना होगा और इससे बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, और यूएसए इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट देना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसकी बात करेंगे। फिर और बात कर सकते हो 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस की। देखो 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया उससे अनअफेक्टेड रहा था। ओके, तो उस टाइम जो सरकार थी वो मनमोहन सिंह सरकार थी। तो मनमोहन सिंह जी को G20 में ओके इनवाइट किया गया था, और उनसे पर्टिकुलरली मतलब सजेशंस लिए गए थे कि कैसे इंडिया इससे अछूता रह गया है। तो आप समझ सकते हो यहां पे लीडरशिप देख सकते हो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, कि उनकी सजेशंस ली गई थी इसके रिगार्डिंग। ओके, तो इंडिया एज ए लीडर यहां पे आप बात कर सकते हो। ओके, फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट हुआ ये। ओके, चलो तो अब देखते हैं आउटकम। ये सारी चीजें हैं ना, इसको हम लोग देख लेते हैं जो कि आप मेंशन करोगे। देखो, दिस क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन, यानी पोखरण 2 की बात कर ली है ना। समझ में आ गई ना, ये पोखरण 2 की बात हो गई। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि इंडिया ग्रेजुअली एक्वायर्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट द राइज ऑफ चाइना। ऑलरेडी बात कर ली गई है इसकी, ठीक है। इंडिया को एज अ बैलेंसिंग पावर देखा जा रहा था, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। ओके, ठीक है ना। अब देखो
इट इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। देखो एक एग्जाम्पल दे दिया गया, ठीक है, कि यूएसए और इंडिया का किस तरह से टाई अप चल रहा है अभी। ओके, अब देखो इंडिया क्या है कि पूरी तरह से यूएसए के मतलब चंगुल में नहीं फंसेगा। इंडिया क्या है कि अपने अदर मैकेनिज्म से हर किसी के साथ क्या है इंगेजमेंट अपना बनाता रहेगा। तो उसकी बात चली गई है यहाँ पे कि पूरी तरह से यूएसए के बिल्कुल पाले में नहीं चला जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत चाइना के साथ भी रहेगा, अदर कंट्रीज के साथ भी रहेगा, जब जरूरत पड़े चाइना के साथ रहेगा, जब जरूरत पड़े यूएसए के साथ रहेगा। ओके, तो उसकी बात करते हैं। देखो एट द सेम टाइम इंडिया कुड ऑल्सो मेक कॉमन कॉज विद चाइना, ओके, ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। देखो यहां पे डब्ल्यूटीओ की अगर बात आए तो आप देखोगे कि इंडिया जो है चाइना के साथ दिखेगा। ओके, और यूएनएससी की बात आए तो आप देखोगे कि वहां पे चाइना इंडिया को क्या कर रहा होगा, काउंटर कर रहा होगा। ओके, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एंड कंसोलिडेट फर्दर टाइज विद रसिया टू फैशन ब्रिस्क इनटू अ मेजर ग्लोबल फोरम। ओके, तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो उसी से तो ब्रिक्स बना हुआ है ना। तो देखो इंडिया क्या है कि एक तरफ तो यूएसए के साथ है, उसके बाद चाइना के साथ भी दिख रहा है, और यहां पे रसिया के साथ भी दिख रहा है। ओके, तो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी अभी क्या है 1998 टू 2013 इंडिया की रही थी। एंड प्लस में एक और बात कर सकते हो कि इंडिया एज ए लीडर भी अपने आप को, इकोनॉमिक लीडर अपने आप को शो कर रहा है। ओके, और उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी। ओके, तो यहां के बाद और बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अब के 2013 अंटिल नाउ, यानी मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी। ये नीरव मोदी नहीं है, एन मोदी, दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक की। ओके, डोमेस्टिक की बात करें तो अब कुछ अब बात करोगे इंडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर की, यहां पे इंडिया में क्या चल रहा है। तो उस टाइम, अब टाइम की अगर आप बात करो तो इंडिया को देखा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे। ओके, मतलब एक तरह से फास्टेस्ट मान सकते हो आफ्टर चाइना। ओके, और इंडिया के 3D की बात कर सकते हो। यहां पे क्या बात करोगे, यहां पे 3D की बात करिए आप। और 3D क्या है आपका, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डिमांड। डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है ना। तो इसके कारण ही आप देखोगे डिफरेंट कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं। ओके, तो डिमांड के कारण, है ना। तो ये हो गई डोमेस्टिक की बात, यानी इंडिया एक तरह से क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है। ओके, यहां पे ये बात कर गई। पहले देखो स्टार्टिंग में आप जाना, इंडिया के पास खाने को नहीं थे। ओके, तो इंडिया क्या करेगी, मतलब लड़ाई कैसे करेगी, मिलिट्री में पैसे कैसे लगाएगी। अब इंडिया के पास सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया दिख रही है, तो अब सब कुछ होगा। ओके, अब सिस्टमैटिक की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक में क्या चल रहा है, अगेन आप देखोगे कि चाइना और ज्यादा राइज होता दिखेगा। और चाइना के राइज होने का मतलब क्या है कि आप देखोगे यूएसए का थोड़ा नीचे हो जाना। ओके, तो वो वाली चीज है। और इंडिया देखोगे मल्टीपल अलाइनमेंट में नजर आएगा, यानी इंडिया एक कंट्री के साथ नहीं, अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग फोरम पे आपको मीटिंग करता हुआ दिखेगा, यानी मल्टीपल अलाइनमेंट की यहां पे बात दिखेगी। तभी तो आप देखते हो ना मोदी जी अलग अलग कंट्रीज में बार बार जाते रहते हैं, और क्या है कि वहां पे फॉरेन पॉलिसीज को और बढ़ावा दिया जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इंडिया के साथ मतलब टाई अप कर रही हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये बात हुई है। तो चलो अब इतना कुछ जो हमने पढ़ा है उसका एक आउटकम ले लेते हैं, वर्ड्स में अपने इसको पिरो लेते हैं, देखते हैं कि वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे। वो ये लिखेंगे, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज टर्न्ड इनटू मल्टी अलाइनमेंट, है ना। तो नॉन अलाइनमेंट देखो स्टार्टिंग में क्या था, नेहरू के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट था, अब क्या है, मल्टी अलाइनमेंट था। आपसे पूछे कौन अच्छा, तो आपका ब्यूरोक्रेटिक आंसर ये होना चाहिए था, सिचुएशनल बोथ आर गुड। ओके, उस टाइम की सिचुएशन जैसी थी उसके अकॉर्डिंग वो भी सही है, और अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सही है। ओके, तो इस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया हैज बीन एबल टू असर्ट इटसेल्फ बियॉन्ड साउथ एशिया। देखो अभी तक हमने क्या देखा था, लुक ईस्ट देखा था ना, अब बियॉन्ड साउथ एशिया हम लोग आगे चलेंगे, थ्रू इट्स अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन ओशियन रीजन, यानी पूरे इंडियन ओशियन रीजन में आपने सागर इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने दिया था। ओके, उसकी बात कर ली गई। एंड एक्सचेंज नेबरहुड,
ठीक है, मतलब नेबरहुड पॉलिसीज वगैरह भी हम लोगों ने देखा, जैसे उसमें आप बात कर सकते हो किसका, मतलब आप बात कर सको तो सार्क की बात कर सकते हो, ठीक है ना, आप बिम्स्टेक की बात कर सकते हो, ठीक है ना, सार्क बिम्स्टेक की बात कर सकते हो नेबरहुड की, ठीक है ना। और आप बात कर सकते हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यहां पे इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बस देखना नहीं है, एक्ट भी करना है। ओके, लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, और बस ईस्ट को नहीं देखेंगे, क्या है, थिंक वेस्ट पॉलिसी भी आ गया है। ओके, अब ईस्ट भी देखेंगे, वेस्ट भी देखेंगे, नेबर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो ये इंडिया की पॉलिसी में आ गया है, यानी मल्टीपल अलाइनमेंट यहां पे चल रही है इंडिया की। नेक्स्ट बात कर रहे हो आप कि इंडिया लीड रोल कहां पे प्ले कर रहा है। इंडिया लीड रोल आपको प्ले करते हुए दिखेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ओके, और एक बात कर सकते हो, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हो, यानी सीडीआरआई की। ओके, आप सीडीआरआई की भी बात यहां पे कर सकते हो, ठीक है। यहां पे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज प्लेइंग अ लीड रोल। ओके, तो ये बात यहां पे की जा सकती है। ऑलराइट, तो चलिए लास्ट पॉइंट की आप बात करोगे, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसीज आर अंडरटेकिंग। नॉट ओनली हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, और दोनों जब जरूरत पड़े, जैसे कि चाइना बहुत हुआ था, ठीक है ना, तो इंडिया उसके लिए तैयार थी। इंडिया ने अपनी, देख रहे हो ना, कि अपने फौज को, अपने डिफेंस पर्सन्स को वहां पे भेज दिया था। इसी तरीके से आप उरी अटैक की बात कर सकते हो कि कैसे पाकिस्तान को इंडिया ने जवाब दिया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पहले की तरह अब इंडिया चुप बैठने वाली है, हार्ड पावर के थ्रू भी इंडिया जवाब देना जानती है। और सॉफ्ट पावर क्या है, सॉफ्ट पावर मैंने बताया था, डायलॉग मैकेनिज्म। तो इंडिया डायलॉग मैकेनिज्म तो देखते ही हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉरम्स पे इंडिया जाती रहती है और आवाज उठाती रहती है, किसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। डिफरेंट कंट्रीज जो कि इंडिया, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ बार बार इंडिया बोलती रहती है कि ये टेररिज्म के मतलब को प्रमोट कर रही है एंड ऑल दैट। तो ये सॉफ्ट पावर्स है ना इंडिया के। ओके, तो सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर की यहां पे बात कर सकते हो, दोनों डिप्लोमेसीज इंडिया क्या है अभी कंटिन्यू कर रही है। तो ये है प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का। ओके, तो देखिए इतना कुछ अगर आपने कर लिया तो आपने वो सब कुछ यहां पे बता दिया है। एक इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ और अब तक अपने सारा सिनेरियो क्या किया, फॉरेन पॉलिसी का बता दिया। ओके, तो इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। ओके, चलिए इसके बाद अब क्या बात करेंगे, अब हम आ जाते हैं किस पे, कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन हमारा किस टाइप से होना चाहिए। ओके, तो कंक्लूजन में आप क्या करोगे कि आज के, यानी अब की प्रेजेंट सिनेरियो किस टाइप की है उसकी बात आप करोगे। ओके, तो आप बोलोगे इन प्रेजेंट टाइम्स एन एप्रिसिएशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स मस्ट इंक्लूड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइनो यूएस कॉन्ट्राडिक्शंस। ओके, तो आपको साइनो यूएस मतलब यूएसए एंड चाइना, ओके, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस आपको नजर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ओके, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी अलग तरीके से चल रही हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शंस आपको नजर आएंगे, और वो अभी जो है ना सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, तो ऑफ ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी ऑफ वीकर मल्टीटेररिज्म। ओके, तो ये सारी बात आप कर लोगे यहां पे इसी तरीके से, एंड वर्ल्ड कन्वर्जेंस की भी बात यहां पे आप करोगे। ओके, तो ये जो चीजें आपको लिखी हुई है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है और आपकी फॉरेन पॉलिसी की, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो उसमें आपको यूएसए एंड चाइना का इन्फ्लुएंस नजर आएगा, और इंडिया में भी ऐसा कुछ नजर आता है। ओके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात करो। ओके, अब बात करोगे थोड़ा इंडिया से ही बिल्कुल प्रॉपर रिलेटेड अब बात करते हैं। टू कंक्लूड इन दिस फेज जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया नीड्स टू फॉलो एन अप्रोच ऑफ वर्किंग विद मल्टीपल पार्टीज ऑन डिफरेंट एजेंडाज। ओके, तो जैसा कि इंडिया कर रही हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और मल्टीपल क्या करना चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप में इंडिया को इंगेज होना चाहिए, और इंडिया को क्या करना चाहिए, लीड रोल प्ले करना चाहिए। यहां पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, इंडिया को लीड रोल प्ले करना चाहिए, है ना, इंडिया को लीड रोल प्ले करना चाहिए, जैसा कि इंडिया ने आईएसए में करके दिखाया है। उसके बाद आप बात करोगे देयरफॉर
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इज रेलेवेंट इन फॉरेन पॉलिसी। ओके, अभी की फॉरेन पॉलिसी का जो मेन एजेंडा है ना वो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओके, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने आंसर राइटिंग को एंड कर दोगे। और चलिए, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।